हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आप जैसा जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल यात्रा का हिंदी चैनल है और इसके ऊपर हम भौतिक विज्ञान हिंदी में पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा की गति का। ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर हैं। अगर उनको आपको देखना है स्टूडेंट तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, उसको लिंक पड़ी हुई है। इसमें आज हम आपको बताएंगे अक्षीय विधि। देखिए बच्चों, ये किताबों में जनरली ये विधि नहीं मिलेगी, लेकिन ये विधि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एक टेक्निक है जिसमें हम खासकर उन सवालों करते हैं जहाँ पे कि कोई चीज़ आगे जाके घूम जा रही हो, त्वरण से चल रही हो और उसके बाद वो यू टर्न ले रही हो, आगे जा रही हो, मंदित हो रही हो, फिर पीछे आने लग रही हो। जैसे किसी चीज़ को आप ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जाके नीचे आने लग रही हो, तो उस स्थिति में ये अक्षीय विधि काफ़ी कारगर होती है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ ऊपर गई और नीचे गई, तो आपको पूरा समय पूछ लिया कि ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगा। तब आपको 2 बार हल करना होगा, एक बार इधर, एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर जाते समय, एक बार ऊपर से नीचे आते समय, 2 बार हल करना होगा। तो हम वही तरीका बताएंगे कि एक बार हल करके अक्षीय विधि से कैसे आप उसका उत्तर ला सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन है वो भी दबाएं बच्चों, क्योंकि आप दबाते नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। और साथ ही अगर बहुत ही कम खर्च में हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं तो अभी केवल मैं अकेले बोल रहा हूँ, अगर आप भी मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो केवल मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप भी अगर कोई डाउट है क्लास के दौरान ही आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ज़रूर ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर हाय लिख के भेजें, अपना नाम लिख के भेजें, हम ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सवाल से शुरू करेंगे और उस सवाल को जैसे एक नॉर्मल तरीका है उससे हल करेंगे। फिर उसी सवाल को नॉर्मल तरीके से हल करेंगे तो हमको पता चलेगा भाई कि इसमें क्या क्या चीज़ चैलेंज में आ रहा है। फिर हम उसी को अक्षीय विधि से करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई अक्षीय विधि में क्यों पढ़ें, क्यों बेटर है अक्षीय विधि। तो देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक आंकिक प्रश्न, और इसके बाद हम देखेंगे इसी को हम पहले नॉर्मल विधि से सॉल्व करते हैं, फिर हम इसी को आपके अक्षीय विधि से हल करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए एक टावर है बच्चों 60 मीटर का। ये एक टावर है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। इससे मैंने एक गेंद को मान लीजिए ऊपर ऐसे फेंक दिया 20 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है, और ऐसा मैंने फेंका जैसे छत पे आप खड़े हैं, ऐसे उछाल दिए, किनारे पे जाके छत के ऐसे उछाल दिए, तो ये ऊपर जाएगा, फिर सीधे नीचे टावर के नीचे गिरे। ऐसा आप मानिए कि आप एकदम कोने पे जाके छोड़े हैं कि ये ऊपर जाने के बाद सीधे नीचे आके गिरे। तो बच्चों आपको 2 चीज़ बताना है कि उसको पूरा ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगा, आपको ये चीज़ बताना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है, दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ जब वो टकरा रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी, उसकी चाल क्या थी, यहाँ टकराते समय उसकी चाल क्या थी। तो आपको ये बताना है कि उसको कितना समय लगा और साथ ही इसकी चाल क्या थी। वीडियो को रोकिए और इसको कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों हल कर लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने इसको हल कर लिया है तो हम बता दें v का मान आ रहा है 40 मीटर प्रति सेकेंड और जो समय आ रहा है बच्चों ये आ रहा है 6 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो हम पहले इसको नॉर्मल विधि से सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल विधि से सॉल्व करेंगे तो इस सवाल को बच्चों हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट यहाँ A लिख लिया, यहाँ B लिख लिया, यहाँ C लिख लिया। तो सोचिए बच्चों, जब ये A से B जा रहा होगा, जब ये A से B जा रहा होगा तो इसका त्वरण क्या लिया जाएगा, -g, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाए और तो गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा नीचे लगती है, तो वेग ऊपर है, गुरुत्वाकर्षण नीचे है, यानी त्वरण नीचे है, तो उस समय त्वरण का मान कैसे लिया जाता है, माइनस में। यानी वेग और त्वरण जब विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका मान आपको माइनस में लेना होता है, यानी ऋणात्मक लेना होता है। तो यहाँ पे A का मान AB के लिए चलिए लिखते हैं। तो AB के लिए देखते हैं बच्चों जरा, U का मान कितना है, U का मान है 20 मीटर प्रति सेकंड। U मतलब प्रारंभिक, कितने से फेंका है, 20 से। A का मान कितना है, तो A का मान है -g, यानी इसी को ऐसे लिख लेते हैं -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये A का मान हो गया। अच्छा, और आपको क्या पता है, ये B बिंदु जब इसका फाइनल बिंदु ऊपर आएगा तो इस समय इसके V का मान कितना होगा, इसके V का मान होगा 0। V का मान होगा 0। तो A से B जाने में आप समय निकाल सकते हैं बच्चों कि A से B जाने में समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए आप गति का पहला समीकरण यूज कर लीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण इस्तेमाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 20 माइनस 10। a का मान क्या रखेंगे, -10, -10 गुणे t। तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, 20/10। इसको इधर ले आ दीजिए 10t को, तो हो जाएगा 20/10 यानी 2 सेकेंड। तो यानी ये जो हमने समय निकाला कि A से B जाने में जो समय लगा
उस समय कितना लगा बच्चों 10 सेकेंड। अब एक काम करिए, ए से बी तक की दूरी भी निकाल लीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ए से बी तक की दूरी निकालने की क्या ज़रूरत है, हमसे तो केवल समय ही पूछा था, इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि अगर ये वाली दूरी निकालेंगे तो इसका आगे इस्तेमाल हो जाएगा बी से लेकर सी में। तो चलिए जरा ए से बी की लेकर बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए आप ये वाला समीकरण यूज कर लीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ गुणे ए टी का स्क्वायर। तो एस का मान कितना आएगा, एस का मान मतलब ये ए बी की दूरी कितनी आएगी, तो ए का मान बी, यू का मान है 20, टी का मान अभी आप निकालेंगे कितना आया 2, ए बी के लिए टी का मान कितना आया 2 माइनस हाफ गुणे, माइनस प्लस में होता है लेकिन ए का मान क्या है माइनस, तो माइनस बाहर निकाल लिया यहाँ, तो माइनस हाफ गुणे 10 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक, ये आएगा। अब जरा इसको हल कीजिए बच्चों, तो ये आएगा 40 और इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा 5 और 5 चौक के 20, ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना आएगा 20 मीटर, ये आपका ए बी का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो इसको आप हल कर लीजिए ए बी का मान और इसको नोट कर लीजिए। तो जरा इन दोनों को फिर हम आगे देखते हैं भाई बी सी के लिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बी सी के लिए फिर देखते हैं। तो चलिए अब बी सी के लिए देखा जाए तो बी सी के लिए u का मान कितना हो जाएगा, u का मान हो जाएगा 0। कैसे, शून्य कैसे होगा u का मान, अब देखो यहाँ पे जो ए बी का जो अंतिम बिंदु है वो बी से लेकर सी तक का क्या है प्रारंभिक बिंदु, बी से लेकर सी तक का प्रारंभिक बिंदु है, तो u का मान कितना होगा 0। अच्छा, और क्या मालूम है आपको, और क्या मालूम है सोचिए, तो a का मान मालूम बच्चों, a होगा प्लस g लिया जाएगा और ये कितना ले जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे गिर रहा है। अब अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण किधर है नीचे, और वो गिर भी किधर रही है नीचे, दो त्वरण और वेग दोनों एक ही दिशा में आ गया, तो आप त्वरण का मान क्या लेंगे प्लस। यही आपको सिखाया गया है धनात्मक लेंगे कि भाई त्वरण और वेग जब एक दिशा में हो तो आप धन लीजिए, धनात्मक लीजिए त्वरण का मान, और त्वरण और वेग जब विपरीत दिशा में होता है आप ऋणात्मक लीजिए। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने 10 ले लिया। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों आपको मैंने भी और टी तो पूछा ही है, क्योंकि यहाँ से बी से लेकर सी तक का समय भी पूछा है और यहाँ गिरते समय वेग भी पूछा है। तो यानी ये दोनों तो आपको मालूम नहीं, यहाँ समय और वेग तो मालूम नहीं, क्योंकि वेग भी पूछा गया है और कितना समय लगेगा वो भी पूछा गया है। तो फिर क्या किया जाए, कोई तीसरी चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए। तो तीसरी चीज़ बची क्या, बी से लेकर सी तक की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो हमको यहाँ से देखो टावर की ऊंचाई मालूम है कितनी है 60, और ये वाली ऊंचाई कितनी है 20, अभी निकाले हो ना 20, ये वाली ऊंचाई है 20 और टावर की ऊंचाई कितनी है 60, तो ये पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी जाएगी 80। अच्छा, तो बी से लेकर सी तक की ऊंचाई कितनी होगी 80, तो बी से लेकर सी तक की ऊंचाई यानी एस कितना आ गया यहाँ पे 80, एस आ गया 80 मीटर। तो एक बात बताओ, समय निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो समय, गति का समीकरण यूज करो जरा, दूसरा वाला समीकरण यूज करो बच्चों। तो एस बराबर कितना होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस का मान कितना है 80, यू का मान कितना है 0 प्लस हाफ गुणे ए का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 10 गुणे टी का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। अब देखो ये कितना आ जाएगा 80 बराबर 5t स्क्वायर, 5t का वर्ग। अब देखो 5 से काट दो तो कितना आएगा 16, तो यानी टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, टी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 16, तो टी का मान कितना आएगा, टी का मान आएगा प्लस माइनस 4, लेकिन हम क्या लेंगे 4, तो टी का मान कितना आ गया 4 सेकेंड। तो अब एक बात बताओ, ए से लेके बी से लेके सी तक आने में टोटल समय कितना लगा, तो ए से लेके बी जाने में 2 सेकेंड, बी से लेके सी आने में कितना 4 सेकेंड, तो टोटल समय कितना होगा 6 सेकेंड। अब देखो जो सी पर जो इस समय इसका वेग होगा, यानी इस बी से लेके सी तक का जो अंतिम वेग होगा वही जो होगा वो v का उत्तर होगा कि कितने से टकराएगी। तो यहाँ से पहला समीकरण इस्तेमाल कर लो। पहला समीकरण क्या कहता है, पहला समीकरण कहता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अगर इसको इस्तेमाल करोगे बच्चों तो v का मान कितना है, v का मान निकालना है, u का मान कितना है, u का मान 0 है, a का मान कितना है 10 और t का मान कितना है 4। तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो उत्तर आ गया, जो हम चाहते थे वो उत्तर हम निकाल लिए। क्या क्या उत्तर निकाल लिए भाई, हमने निकाल लिया कि कैसे यहाँ टकराते समय वेग क्या होगा और टोटल समय क्या होगा, निकाल लिए। तो देखो ये हम कैसे निकाले, ये हम निकाले, इसको मैं कहता हूँ इसको जुगाड़ मेथड, कि जब ये आपको जुगाड़ सिखाया था 9वीं में कि जब त्वरण और वेग एक दिशा में हो धन ले लो, त्वरण और वेग जब अपोजिट विपरीत दिशा में हो माइनस ले लो, ऋणात्मक ले लो, धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे सिखाया गया। अब इसी को हम अक्षीय विधि से करेंगे, इसी सवाल को। तो एक बार हम करके आपको दिखा दिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ गति का समीकरण कितनी बार इस्तेमाल हुआ, 4 बार। गति का समीकरण कितने बार इस्तेमाल हुआ, 4 बार।
अब हम आपको करके दिखाएंगे। तो ये दोनों उत्तर ये दोनों जो उत्तर है इसको हम 2 बार में निकाल देंगे। यहाँ 4 बार करना पड़ा आपको, हम इसके बाद अक्षी विधि का इस्तेमाल करके इसको 2 बार में निकाल देंगे। और याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान का असली विधि अक्षी विधि ही है। भौतिक विज्ञान का असली विधि अक्षी विधि है। अब 9वीं में हम रहते हैं तो ये सब हमको सिखाना नहीं रहता है। अक्ष वक्ष का नॉलेज आपको कि एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो ये सब हम बताना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उस समय हम क्या करते हैं, आपको एक टेक्निक सिखा देते हैं कि चलो तुम अक्ष वक्ष नहीं सीखना चाहते फिर भी तुम्हारा उत्तर सही आएगा, तो ये टेक्निक आपको सिखा देते हैं और इससे आपका उत्तर सही आता है। लेकिन अब 11वीं में आप आ गए हैं तो आपको अक्षी विधि भी आना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आगे आप बढ़ेंगे, प्रक्षेप गति पढ़ेंगे, तो यहाँ ये वाला तरीका आपका थोड़ी लगेगा। तो प्रक्षेप विधि में तो आधे समय तक गेंद ऊपर जाएगी, जैसे कोई बैट्समैन छक्का मारता है, फिर आधे समय तक नीचे आएगी, तो प्लस माइनस बीच में करोगे तब तो हो चुका, नहीं कर पाओगे। ठीक, तो उस समय क्या काम आएगा, अक्षी विधि आएगा। तो थोड़ा सा इसको सीख लो, यहाँ भी सीख लो, यहाँ भी कारगर होता है ये। जहाँ पे अचानक गेंद का दिशा बदले, जहाँ पे दिशा बदले, देखो यहाँ पे यू टर्न मार रहा है ना, यू टर्न, यहाँ यू टर्न है ना बी बिंदु पर, जहाँ यू टर्न मारे वहाँ अक्षी विधि लगाओगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी आप उत्तर की तरफ पहुँचोगे। लेकिन जहाँ यू टर्न नहीं मारे, जहाँ सीधे जाए, वहाँ जुगाड़ वाला जो तरीका बताया ना वो लगाओगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों समझ लो, दोनों हथियार आपके पास है, दोनों औजार आपके पास है। जुगाड़ वाला औजार कब लगाना है, जब सीधे चलता रहे, सीधे कोई चलता रहे तो जुगाड़ वाला लगाओ, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और जब कोई आगे जाके यू टर्न मार दे, ठीक है, तब आप अक्षी विधि लगाओ, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो ज़रा देखो अक्षी विधि को, इसको नोट कर लो, फिर अक्षी विधि करते हैं। चलो बच्चों, अब अक्षी विधि को देखो। तो अक्षी विधि करने से पहले थोड़ा सा सूत्र में बदलाव कर लो। तो देखो सूत्र में क्या बदलाव होगा, तो पहला सूत्र तो जो गति का पहला सूत्र लिखते थे तो क्या होता था, v बराबर u प्लस ए टी, ये अभी भी वही रहेगा। जैसे अगर जुगाड़ वाले तरीके में भी इस्तेमाल करते थे तो अक्षी विधि में भी अभी भी यही रहेगा। दूसरा जो यूज करते तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। जो दूसरा वाला आप इस्तेमाल करते थे तो वहाँ s की जगह हो जाएगा एक्स एफ। एफ, ये f जो है ना वो नीचे लिखा हुआ है, f जो है, और ये जो i है वो नीचे लिखा हुआ है। एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। बस यहाँ s की जगह क्या आ जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तीसरा समीकरण क्या होता है, तीसरा समीकरण भी वही v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2a, और यहाँ बस s है, यहाँ s की तरह यहाँ आया, वहाँ भी आ जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। बस, यानी तीनों के तीनों समीकरण ये एक ही हैं, सबका मतलब सेम है। बस वहाँ पे s जो आता था विस्थापन, s क्या होता था विस्थापन, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। अब एक्स एफ है क्या बच्चों, एक्स एफ है क्या, तो एक्स एफ है अंतिम स्थिति, एक्स एफ है अंतिम स्थिति, ठीक है, अंतिम स्थिति, ध्यान से समझते जाना। और एक्स आई क्या है बच्चों, एक्स आई है प्रारंभिक स्थिति, एक्स आई है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। यानी यहाँ पे आपको एक्स आई क्या डालना है, आई मतलब होता है इंग्लिश में बच्चों इनिशियल, तो इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, एफ मतलब होता है फाइनल, तो इसीलिए वैसे लिखा हुआ है अंतिम स्थिति के लिए एक्स एफ और प्रारंभिक स्थिति के लिए एक्स आई, इसीलिए लिखा है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में, इस सवाल को हल करने से पहले सबसे हमें अक्ष को मानना होगा। तो मैंने ऐसा मान लिया, आप कैसे भी मान सकते हैं, ये आपके फ्रीडम है। मैंने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे मेरा x बराबर 0 है, यहाँ पे मेरा x बराबर 0 है, नीचे मेरा माइनस एक्स है, और ऊपर मेरा जो अक्ष है वो है प्लस एक्स। अब देखो, अब कई बच्चे कहेंगे सर इधर तो y वाला होता है, ऊपर ऊपर तो y वाला होता है, यहाँ पे आप ऐसे क्यों मान रहे हो। तो हम कहेंगे सीधा साफ सा बेटा, कि देखो अभी हम पढ़ रहे हैं एक विमीय गति, तो एक विमीय गति में हमको अभी एक ही अक्ष की आवश्यकता है, तो अक्ष हम क्या मान लेंगे x। जब द्विविमीय गति पढ़ेंगे तो हमको 2 अक्ष की आवश्यकता होगी, तब वहाँ x और y दोनों को लेकर आ जाएंगे, लेकिन हमें अभी हमें एक ही अक्ष की आवश्यकता है। तो मैंने अक्ष का ये मूल बिंदु मान लिया, तो मूल बिंदु के नीचे क्या होता है माइनस एक्स, जैसे ऊपर लिखा होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, नीचे होगा -10, -20, -30, -40, -50, ऐसे। अब ये अक्ष बना लिए, अक्ष कोई भी कैसे भी बना सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं है, आप जैसे चाहो बच्चों वैसे अक्ष को बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम बताएंगे भी आगे आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बात, कि पहला काम इसमें क्या होता है, अपनी तरफ से अक्ष मानना। आप कैसे भी मान सकते हैं, तो मैंने इसी को मूल बिंदु मान लिया और इधर प्लस इधर माइनस। आगे हम बताएंगे भी आपको
कि किस तरीके से आप अक्ष का और कौन कौन से तरीके जिनसे मान सकते हैं। तो पहले आप इसको समझिए बढ़िया से, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। तो देखिए बच्चों, अब हर दिशा कैसे देखी जाएगी, तो अब ये नहीं जुगाड़ वाला तरीका नहीं देखा जाएगा कि ए और बी उल्टे हैं सीधे हैं, ये सब नहीं देखा जाएगा। अब देखा जाएगा कि अगर कोई भी चीज़ मेरे धनात्मक एक्सिस की तरफ है, धनात्मक अक्ष की तरफ है, तो उसको मैं प्लस लूँगा। जैसे यहाँ बच्चों में यू कितना ऊपर फेंका गया, कितने से फेंका गया 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो यू का मान मैं क्या लूँगा, यू का मान मैं लूँगा प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यू को फेंका गया ऊपर 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो यू का मान मैं लूँगा प्लस 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अगर ये नीचे फेंका गया होता 20 से, तब क्या लेता है, तब लेता -20। क्यों, क्योंकि ऊपर फेंका गया तो मेरी धनात्मक एक्सिस किधर है, धनात्मक अक्ष किधर है, ऊपर, और इसको फेंका भी किधर गया, ऊपर, तो इसको मैं प्लस में लूँगा। ऐसे समझो। अब मेरे को ये मतलब नहीं ऊपर नीचे जाए, अब हम हर चीज़ का दिशा में अपने अक्ष से देखूंगा। अच्छा, अब बच्चों ए क्या है, ए होता है यहाँ गुरुत्वीय, तो गुरुत्वीय हमेशा कैसे लगता है, नीचे। अच्छा, तो ए का मान क्या लिया जाए, अगर ए गुरुत्वीय होता है और वो हमेशा किधर लगता है, नीचे। जैसे पृथ्वी तो हमेशा नीचे ही खींचेगी ना, और मेरी एक्सिस हमेशा कैसे है, ऊपर, मेरी अक्ष है ऊपर, धनात्मक अक्ष किधर है, ऊपर, और गुरुत्वाकर्षण हमेशा कैसे लग रहा है, नीचे। देखो, चाहे गेंद ऊपर जाए चाहे गेंद नीचे आए, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे ही लग रहा था ना, तो मेरे अक्ष के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखा जाएगा। चाहे कण ऊपर जाए चाहे कण नीचे जाए, गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है, नीचे, तो मेरा अक्ष ऊपर है प्लस, तो ए का मान क्या रखा जाएगा, -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब चलो जरा एक देखो, एक्साई क्या रखा जाएगा, एक्साई क्या रखा जाएगा, तो एक्साई जो है वो क्या होता है कि कण की प्रारंभिक स्थिति क्या थी, यानी एक्स का मान प्रारंभिक क्या था। देखो, तो कण को कहाँ से फेंका गया, 60 मीटर के टावर से, तो अगर ये मूल बिंदु है तो इधर होगा 10, 20, 30, 40, 50, तो ये कितना होगा 60, तो एक्साई का मान कितना हो गया 60। अपने अक्ष पे देखो उस समय कि क्या रीडिंग पड़ी है, क्या अक्ष का मान उस समय कितना है जहाँ से उसको फेंका गया, तो जहाँ से फेंका गया वहाँ से एक्स का मान कितना है 60। अच्छा, अब एक बात देखो, अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति यानी एक्सएफ। तो अब जब गेंद हमें निकालना क्या है कि जब अंतिम में जब गेंद यहाँ पे आके टकरा जाए, उस समय हमें सब चीज़ निकालना है, समय और वेग। तो एक्सएफ का मान क्या रखूँ, एक्सएफ का मान रख दूँ 0, एक्सएफ का मान रख दूँ 0, क्योंकि क्यों 0 रखो, क्यों 0 रखो, क्योंकि देखो ये मूल बिंदु पे आके टकरा रहा है लास्ट में गेंद, भले ही कैसे भी जाए हमको सब मतलब नहीं, लास्ट में कहाँ टकरा है, मूल बिंदु पे। तो ये सब लिख लिए ना, सब चीज़ अक्ष के हिसाब से लिख लिए ना। अब आगे बढ़ो, तो देखो बच्चों, अब ये वाला समीकरण लगा दो, ये वाला। अब देखो जरा, एक बार में देखो आंसर आएगा समय का, और जो आंसर आया हम पहले देख चुके हैं, अब देखो वो आता है कि नहीं, आएगा तो सही मान लेना, नहीं आएगा तो गलत मान लेना। देखो जरा, तो एक्सएफ माइनस एक्सआई, तो क्या कितना होगा 0 - 60, क्योंकि देखो एक्सएफ का मान कितना है 0, एक्सआई का मान कितना है 60। अच्छा, यू का मान कितना है, यू का मान है 20, टी का मान, समय का मान पता नहीं है, मान लो अपने तरफ से टी। अच्छा, -12 × 10 × टी का स्क्वायर, -12 × 10 × टी का स्क्वायर, ऐसा मान लो। अच्छा, अब इसी को हल करो। हाँ, ये बात जरूर है कि द्विघाती समीकरण हल करना होगा, 20t - 5t स्क्वायर। अब 5 से हर तरफ कैंसिल कर दो, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा -12 = 4t - t स्क्वायर। अब इन दोनों को उठा के इस तरफ ला दो, तो इस तरफ जब ले आओगे तो कितना होगा t स्क्वायर, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, t स्क्वायर - 4t - 12 बराबर 0, या टी स्क्वायर -4t - 12 बराबर 0। अब जितने लोग को आता है बच्चों, इसको हल करके देखो, इस टी का मान देखो कितना आ रहा है, चाहे सीधा चार में तरीका निकालो, चाहे बीच वाले जो आप बीच वाला आपका पद है इसको तोड़ के जो निकालते हो वैसे भी निकाल दो। तो इससे निकालो टी का मान, बच्चों वीडियो को रोको, इससे टी का मान निकालो, तो आपको मिलेगा टी का मान आपका 2 निकल के आएगा, एक 6 और एक आएगा -2। आप निकाल के देखो, टी का मान 2 आएगा, एक 6 और एक -2, तो हमारा उत्तर क्या होगा, समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी ये वाला उत्तर नहीं होगा। तो टी का उत्तर क्या होगा, टी का उत्तर होगा डायरेक्ट 6 सेकेंड। और पहले आया क्या था आपका, पहले क्या आया था 6 सेकेंड। तो देखो हमको यहाँ पे ये बिल्कुल दिमाग नहीं, कब ऊपर जा रहा है, क्या 0 है, क्या कौन क्या है, कुछ नहीं सोचना पड़ा, डायरेक्ट एक बार में उत्तर आया। अक्षीय विधि से एक बार में उत्तर आता है बच्चों, बस सावधानी पूर्वक लगाओ सब चीज़ का साइन को देख के। अब टी आ गया, तो चलो कहोगे कि सर टी तो निकाल दिए, अब वी निकाल के दिखाइए 40 तब न मानेंगे। तो हम कहे चलो भाई वी भी निकाल के दिखाते हैं। तो v बराबर क्या होता है, u + at, अक्षीय विधि में भी यही सूत्र है, लेकिन यहाँ u और a अब यहाँ से डलेगा। तो v बराबर कितना होगा, u का मान कितना बताओ 20,
ए का मान कितना है -10 और टी का मान कितना है 6। अब जरा इसको हल करो, यह आया -40 मीटर प्रति सेकंड। अब ये माइनस क्यों आया है भाई? ये तो 40 मीटर प्रति सेकंड तो आपका भी उत्तर था, लेकिन माइनस में क्यों आया है? माइनस में इसलिए आया बच्चों क्योंकि ये बता रहा है कि ये नीचे गिर रहा है। माइनस कब आता है? अगर ये वेग ऊपर रहता तो क्या आता? +40, लेकिन ये नीचे गिर रहा है इसलिए क्या आया? -40। क्यों? क्योंकि मेरी अक्ष ऊपर है, तो मेरे अक्ष के दिशा में अगर वेग होगा तो प्लस आता, अक्ष के विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा? माइनस। तो ये बता रहा है हमको, ये हमको क्या बता रहा है? ये जो गेंद गिर रही है वो नीचे की तरफ गिर रही है। समझ गए? ये गेंद जो गिर रही है वो नीचे की तरफ गिर रही है, ये माइनस साइन नहीं बता रहा है। ये गेंद जो है अक्ष के विपरीत दिशा में जा रही है, जो धनात्मक अक्ष है उसके विपरीत दिशा में गेंद जा रही है। ठीक है बच्चों, उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये तरीके को नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे, कोई खुराफाती बच्चा कहता है कि सर आपने एक्सिस ऐसा माना, हम कुछ और एक्सिस मान ले तो क्या होगा? ज़रा इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर बताते हैं कि अगर अक्ष कोई और मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, और कोई अक्ष उल्टा सीधा मान ले तो क्या हो जाएगा। चलिए ज़रा देखते हैं, इसको पहले वीडियो को रोकिए और इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिए बच्चों। तो चलिए, उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम यहाँ पे मूल बिंदु न मान के मूल बिंदु कहीं और मान ले, और ऊपर प्लस न x मान के, x का मान ऊपर न मान के x का मान नीचे प्लस मान लें, तब क्या होगा? तब आपका ये रिजल्ट का क्या होगा? ये सब तो आप कहेगा मान लो। जैसे कुछ बच्चों को शरारत करने का मन हुआ कि गुरुजी की परीक्षा ली जाएगी, है ना, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब थोड़ा सा हम उल्टा काम करेंगे। तो हमने कहा चलो भाई तुम्हारी इच्छा हम पूरी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मूल बिंदु ऐसे नहीं लेंगे, हम मूल बिंदु जहाँ से फेंका गया वहीं पे ले लेंगे। यानी इन्होंने कहा कि हम x बराबर 0 यहाँ ले लेंगे। फिर उनकी इच्छा सुनो, उन्होंने कहा सर कि हम धनात्मक जो आपका अक्ष है वो नीचे ले लेंगे, यानी प्लस वाला जो x है आपका नीचे ले लेंगे, और ऋणात्मक वाला कहाँ ले लेंगे? ऊपर। अब सुनो, एकदम उल्टी गंगा बहाए हैं सब। परीक्षा लेना था गुरुजी का कि अब गुरुजी को निकाले, जरा अच्छी विधि बहुत सिखाने चले हैं। तो अब देखो क्या करेंगे। अब मैंने कहा चलो भाई ठीक है, इससे भी करके देखते हैं, अगर ये सही है तो हर तरीके से सही आएगा, अच्छी विधि अगर सही है तो हर तरीके से सही आएगा। और मैं कह ही रहा हूँ कि फिजिक्स का असली तरीका है। तो देखो बच्चों, ये मैंने पिछला समीकरण छोड़ दिया है ताकि आप देख पाओ। ये पिछला समीकरण मैंने छोड़ दिया है, पीछे का लिखा हुआ है ये। अब आगे देखो, इसके हिसाब से सब चीज़ लिखो। अब जो बच्चे ने, शरारती बच्चे ने कहा एक्सिस बनाने को, उसके हिसाब से सब चीज़ लिखो। तो सुनो बच्चों, यहाँ पे u का मान क्या लिया जाएगा? u का मान बताओ तो ज़रा, u का मान कितना ले जाएगा? +20 कि -20? तो देखो हमारा प्लस वाला अक्ष किधर है? प्लस वाला अक्ष नीचे है। प्लस वाला अक्ष किधर है? प्लस वाला अक्ष नीचे है। तो यानी अगर कोई चीज़ नीचे होगी तो उसको प्लस ले जाएगा, कोई चीज़ ऊपर जा रही होगी तो उसको माइनस ले जाएगा। तो यहाँ u को फेंका किधर गया? ऊपर। तो u का वैल्यू अब की बार हमारे अक्ष के अनुसार -20 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि हमारे प्लस वाले अक्ष है नीचे और इसको फेंका गया है ऊपर। अच्छा, a का मान कितना होगा? तो a हमेशा नीचे रहता है ना, ये बात तो हम पिछले कह रहे थे चिक चिक के, भाई a नीचे रहता है। तो a का मान अब की बार क्या हो जाएगा? +10। क्यों? क्योंकि x नीचे है और a भी हमेशा नीचे ही लगता है। तो a का मान हो जाएगा बच्चों +10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, +10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a का मान हो जाएगा +10। अच्छा, xi का मान कितना होगा आपकी बार? xi का, तो xi क्योंकि देखो ये मूल बिंदु से ही फेंका गया है, क्योंकि अगर शुरू में कट तो यही था ना जहाँ हमारा मूल बिंदु था। तो xi का मान हो जाएगा 0, क्योंकि फेंका कहाँ से गया? मूल बिंदु से फेंका गया। जो बच्चे ने मूल बिंदु नई वाली मानी है उससे फेंका गया। अच्छा, xf का मान क्या होगा? तो जब यहाँ पर टकराएगा तो ये 60 मीटर है, तो यहाँ होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो नीचे यानी xf का मान कितना आएगा? 60 आएगा आपकी बार। xf का मान 60 आएगा। ठीक है, अब चलो फिर से इसमें डाल लो, इस समीकरण में। तो f की बार कितना होगा? 60 - 0 बराबर -20t, -20t। u का मान -20 है आपकी बार, प्लस हाफ गुणे 5t, हाफ गुणे 10t का स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। अब जरा हल करो, 60 बराबर -20t और ये 2 से काट दो 5 प्लस 5t स्क्वायर। अब 5 से काट दो दोनों तरफ, तो कितना है? 12 बराबर -4t प्लस t स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा? t स्क्वायर -4t -12 = 0। अरे ये तो जादू ही हो गया, ये दोनों समीकरण सेम निकला गया, ये दोनों समीकरण सेम निकला क्या? तो याद रखना, एक्सिस उल्टा पुल्टा कर दो, मतलब यहाँ मूल बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे ले लो। ये जादू है। अगर सब चीज़ सही लिखोगे तो समीकरण हमेशा सेम बनेगा। देखो यहाँ भी समीकरण कितना बना? t² -4t -12। तो जब समीकरण सेम बना तो समय का उत्तर भी सेम आएगा। तो यहाँ भी समय का उत्तर यही आएगा, t बराबर 6 सेकेंड।
6 और 2 आएगा तो एक उत्तर आपका 6 वाला जो आंसर होगा वो। लो तो एक्सिस कैसे भी लो, सब चीज़ सही लिखो, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब एक बात सुनो, अब v निकाल के दिखाना है। तो v जैसा हम पीछे कहे थे कि -40 आया था, तो यहाँ हमारी एक्सिस नीचे है तो v आना चाहिए +40। ज़रा चेक कर लिया जाए प्लस में आ रहा है कि नहीं, +40 आ रहा है कि नहीं। तो +40 आ रहा है तो कैसे निकाला जाए, निकाल लो v बराबर u + 80 करो, v बराबर u + 80। अब यहाँ से सब कुछ लेना है तो v का मान कितना होगा, u का मान कितना है -20, देखो यहाँ a का मान कितना है 10 और t का मान अभी कितना निकाले हो 6। अब ज़रा रखो जरा -20 + 60 कितना आया 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो ये सब जादू है, इसको सीखो, ये सब जादू है, समझ रहे हो, ये सब जादू है, इसको सीखो। और ये जहाँ कहीं भी यू टर्न मारा गया होगा, जहाँ कहीं भी ऊपर जाके नीचे कण आ रहा होगा, चमत्कारिक रिजल्ट देगा, बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये बात समझ लेना कि एक अच्छी विधि ही फिजिक्स की वास्तविक विधि है, बाकी जो करते हो वो जुगाड़ है। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से पढ़ लो। एक सवाल हम अपनी तरफ से देते हैं, ज़रा उस पर घर से प्रैक्टिस करके आना और अलग अलग अक्ष बदल के करके रखना। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम उस सवाल को देते हैं। नोट करो, वीडियो को फटाफट नोट करो, इसको भी नोट कर लो, वो बदल के एक चीज़ नया बना लो, फिर से नया बना के नोट कर लो। फिर हम एक सवाल देते हैं जिसको घर से अपने करना। देखो तो अब सवाल क्या है जो आप घर से करना है आपको, आपका होमवर्क, कि 60 जो टावर था ना, जब इस सवाल में जो 60 टावर था उसको 80 कर लो, और जो फेंके थे ना उसको 30 कर लो। जो फेंके थे उसको 20 से फेंक रहे थे, यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड से कर लो। अब फिर से ये ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, वही निकालना है कि नीचे गिरते समय वेग क्या होगा, यहाँ गिरते समय वेग क्या होगा, और पूरा कुल समय क्या होगा। कुल समय मतलब ऊपर से नीचे आने का समय क्या होगा। इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं ताकि आंसर निकालो, उत्तर निकालो तो तुम देख पाओ सही निकालो कि नहीं। टी का मान आएगा 8 सेकेंड और वी का मान आएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। वी का मान आएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर निकालना अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को कमेंट में लिखना बच्चों, ठीक है, मेरे को कमेंट में लिखना। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी होगी तो मैं आपको अच्छी विधि कराऊंगा। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कलन भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर 11th में हो, 11वीं में हो और कलन नहीं आता है तो तुम्हारा फिजिक्स बहुत कलह कर देगा तुम्हारे जीवन में। तो कलन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कलन याद रखना, ये चैप्टर थोड़ा लंबा खींच रहा है लेकिन ये चैप्टर बहुत आधार है। इसमें एक चीज़ जो अभी कलन सिखाएंगे, कलन किसके लिए सिखाएंगे, कलन सिखाएंगे जब असमान त्वरण हो उसको जब हल करोगे। अभी तो एक समान त्वरण को हल कर रहे हो ना, तब तो अच्छी विधि लगाओ, चाहे वो लगाओ, जुगाड़ तरीका लगाओ, तुम्हारा उत्तर आता रहा। लेकिन जब तुम्हें ऐसा कुछ आता है त्वरण नियत ना हो, उस समय तुम्हें कलन करना पड़ेगा। कलन में जो अवकलन और समाकलन पढ़ोगे वो चीज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सिखाएंगे, ये मैथ है जो हम यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको बिना पढ़े तुम फिजिक्स को पार नहीं कर सकते। जिन बच्चों को कलन में दिक्कत है बता दूँ, जो बायो के बैकग्राउंड वाले, जो बायोलॉजी लिए हैं और उनको जीव विज्ञान लिए और उनको कलन में दिक्कत है, तो समझ लो उनको, जिनको कलन में दिक्कत होती है उनको पूरे 2 साल तक फिजिक्स कठिन ही लगती है। और आगे एक चीज़ और बताएंगे अगले चैप्टर में, उसमें कहते हैं सदिश और अदिश राशि। तो स्पेशली जो सदिश पढ़ेंगे, सदिश राशि, उसमें जिसको 2 चीज़ है जिसमें जिसको दिक्कत हुई उसके लिए भौतिक विज्ञान बहुत कठिन होता है, एक कलन और एक आगे जो पढ़ाएंगे सदिश राशि। तो अगर पढ़ना चाहते हैं बच्चों और बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, हम कहेंगे अगर आप हमारा नोट्स अच्छे से पढ़ते हैं और जो हम क्वेश्चन देंगे उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, तो आप जेई भी फिजिक्स के बलबूते पर, जेई का एग्ज़ाम है IIT जेई का, और फिजिक्स के हमारे फिजिक्स के बलबूते पर आप निकाल सकते हैं। अभी हम बेसिक लेवल की फिजिक्स कवर कर रहे हैं, आप अपना बेस बनाते चलिए साथ में। बेस जब आपका आधार एक बार तैयार हो जाएगा तो उस पर हम महल भी खड़ा करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक बात और कि अगर आप हमसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं बच्चों, तो नीचे जो नंबर दिया है वहाँ पे आप हमें हाई लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन भी ज़रूर दबाइए बच्चों, तभी हम आप जुड़े रहेंगे, नहीं तो हमारा आपका साथ छूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।